नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं लोकमंच। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी की रैली की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आपको बता दें कि बाघरा में कांग्रेस की आज किसान महापंचायत आयोजित होगी, जिसमें यहां पर जो है किसान और साथ ही कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता शामिल होंगे। पुलिस प्रशासन महापंचायत को लेकर अलर्ट हो चुकी है और सभी व्यवस्था यहां पर पूरी की जा चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मुजफ्फरनगर से बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस के यहां पर जो है किसान महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है और प्रियंका गांधी इस रैली में यहां पर शामिल होंगे। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से बाघरा में कांग्रेस की आज किसान महापंचायत आयोजित हो रही है, काफी संख्या में अनुमान लगाया जा रहा है कि किसान और कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें कि इस पूरी महापंचायत को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और साथ ही पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा के लिए यहाँ से सतर्क है और साथ ही तमाम इंतजाम यहां पर किए गए हैं। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए अंकित हमारे संवाददाता मुजफ्फरनगर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंकित, आज कांग्रेस की महापंचायत का आयोजन होगा, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहेगा, कौन कौन शामिल होंगे? थाना चिराई क्षेत्र है, उसके कस्बा बाघरा में आज कल्याणकारी के जो मैदान है उसमें कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी की आज किसान महापंचायत रैली है, जिसमें भारी संख्या में किसान मौजूद होगा और वहीं महापंचायत को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। जी, क्या कुछ अनुमान लगाया जा रहा है अंकित, कितने किसान, कितने कांग्रेस कार्यकर्ता कितनी संख्या में इस रैली में शामिल हो सकते हैं और कौन कौन बड़े नेता शामिल होंगे? जी, मैं बताना चाहूंगा, इसमें जो किसानों की संख्या है वो आसपास के जनपदों से भी आएगी और काफी हजारों की संख्या में यहाँ किसान मौजूद होने की जानकारी मिली है। जी, शुक्रिया आपका अंकित तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में आज प्रियंका गांधी जो है किसान पंचायत में शामिल होंगे और साथ ही आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार अब कांग्रेस भी किसान पंचायत का आयोजन कर रही है और साथ ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर जोरों पर है सपा पार्टी की तैयारियां। अखिलेश यादव ने लॉन्च किया सपा का चुनावी थीम सॉन्ग और आपको बता दें कि नई हवा है नई सपा है चुनावी थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधानसभा चुनाव के लिए गाने को यहां पर रिलीज किया गया और साथ ही आपको बता दें कि इस गाने को रिलीज करने को लेकर अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपको बता दें कि जो है विधानसभा चुनाव को लेकर सपा भी पूरी तैयारी में जुटी हुई और साथ ही आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने जो है लॉन्च किया सपा का चुनावी थीम सॉन्ग। नई हवा है नई सपा है, इस गाने के यहां पर जो है बोल हैं और चुनावी थीम सॉन्ग बताया जा रहा है, जिसको अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रिलीज किया है। और इसी बीच चुनाव से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनाया कड़ा रुख, अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं। अतुहा थाना क्षेत्र में 2 युवतियों की यहां पर हुई थी संदिग्ध मौत, एक युवती का कानपुर में चल रहा है इलाज। पुलिस ने उपद्रवी लोगों की यहां पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है और इस पूरे मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ भी अब जो है कड़ी कार्रवाई करने के आदेश जारी कर चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए भानु सिंह चंदेल उन्नाव से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भानु, अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिए। जो सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालेगा अब उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल बिलाल जी, बता दूं आपको, उन्नाव जनपद के कारण जो बीते 2 दिनों काफी सुर्खियों में है, 2 बेटियों की मौत को लेकर के तीसरी जिंदगी मौत लड़ रही
इसको लेकर सरकार की खुद विभिन्न करने को लेकर के लोग सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाल रहे थे, कोई सरकार के विरोध में, कोई बेटियों के विरोध में, कोई महिलाओं के विरोध में। केंद्र सरकार ने इस मामले पर संज्ञान को लेते हुए बराबर नजर बनाई हुई, तो उसके बाद एक फरमान जारी किया है कि अगर कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर या सरकार के खिलाफ या महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट डालेगा तो उस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर के उन्नाव प्रशासन ने इस तरह सोशल मीडिया पर जो पोस्ट डाल रहे हैं उनकी छानबीन करनी शुरू कर दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में कितने लोगों पर कार्रवाई की जाती है और किस प्रकार कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल, लेकिन भानु, जिस तरीके से सीएम योगी ने कार्रवाई करने का आदेश जारी किए गए सीएम योगी की तरफ से, उसके बाद उन्नाव प्रशासन की अगर बात की जाए तो किस तरह से सतर्क नजर आ रहा है, किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं और किस तरह से जांच पड़ताल की जा रही है और किस तरीके से पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर रखी जा रही है? जी बिल्कुल, बता दूं आपको, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी का फरमान जारी हुआ है, क्योंकि हाथरस ये उन्नाव कांड हाथरस कांड की रूपरेखा में ही लगभग मूवमेंट हो चुका था, क्योंकि लोग इसको उससे जोड़ रहे थे। लेकिन उन्नाव प्रशासन 48 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा किया है कल देर शाम को, जिसको लोकमंच खबर को दिखाया भी है। और प्रशासन की बात की प्रभाव लगातार सोशल मीडिया पर अपना असाइनमेंट ग्रुप बना रखा है उन लोगों ने, जिस पर सोशल मीडिया पर अपने टिप्पणी करने वाले या पोस्ट डालने वाले बराबर नजर रहती है। प्रशासन अब तक राहत की सांस ले चुका है, क्योंकि उसने घटना का खुलासा लगभग कर दिया है, लेकिन अभी उसकी जांच तक बंद नहीं हुई है, लगातार जांच कर रहे हैं। अब देखना होगा कि किस तरह से प्रशासन कार्रवाई करता है, किस तरह से नजर जो है सोशल मीडिया पर बनाकर रखी जाएगी। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि अब सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से आदेश जारी किए गए और अब अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई किसी भी तरह से जो है आपत्तिजनक अगर पोस्ट डालता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे बस्ती और साथ ही आपको बता दें कि 3 दिवसीय बस्ती महोत्सव का उद्घाटन किया है। बस्ती महोत्सव का उद्घाटन करते हुए कहा है कि बस्ती वासियों को यहां पर मैं धन्यवाद देता हूं कि आपकी धरती ने देश को रामचंद्र शुक्ल, सर्वेश्वर दयाल जैसे महान साहित्यकार दिए। आपसे आशा करता हूं कि भविष्य में उनके जैसे कलाकार बस्ती का नाम पूरे विश्व में ऊंचा करेंगे। इसके और साथ ही आपको बता दें कि इसके केंद्र सरकार और साथ ही राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में भी बस्ती वासियों को बताया और साथ ही साथ महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नारायण पटोले के बयान पर भी चुटकी ली है। लोकल के कलाकारों की प्रतिभा निखारना और जिस प्रकार में देखा भी है बस्ती, ऐसे राज्य के अंदर खिलाड़ी, गायक, नृत्य करने वाली बेटियां, ऐसे सांस्कृतिक प्रोग्राम के मंचन के माध्यम से अपनी प्रतिभा को निखार करने के लिए सब मंच बने हुए हैं। तो कैसे समाज सुधरेगा, कैसे रचनात्मक काम होंगे, कैसे विकास होगा, यदि ये सीखना है तो आदरणीय मोदी जी, योगी जी सीखना चाहिए। उलूल जुल का स्टेटमेंट देना है तो बाकी तो लोग देते रहते हैं। इसलिए मेरा काम है गांव का विकास करना, गरीब का विकास करना, दलितों का भला करना, शोषित का भला करना, वंचित का विकास हो। और इस बीच बिजनौर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि भाकियू के जिलाध्यक्ष सहित 70 किसानों पर केस दर्ज किया गया। मोजमपुर रेलवे ट्रैक पर किसानों ने दिया था धरना। किसानों के रेल रोको आंदोलन का यह पूरा मामला बताया जा रहा है और इसी पूरे मामले को लेकर यहां पर भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष सहित 70 किसानों पर केस दर्ज किया गया। मोजमपुर रेलवे ट्रैक पर किसानों ने रेल रोको अभियान के तहत धरना दिया था और आपको बता दें कि अब यहां पर जिलाध्यक्ष सहित 70 किसानों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। अब देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए जहीर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जहीर, भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष सहित 70 किसानों के खिलाफ केस दर्ज किया गया, क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए फिलहाल मैं आपको बता दूं, बिजनौर के जो मोजमपुर नारायण जंक्शन का मामला है, जहां पर किसानों ने रेल रोकने का एक अभियान जो चलाया था, प्रदर्शन किया था। रेलवे ट्रैक पर किसान जो है बड़ी संख्या में बैठ गए थे। लगभग 4 घंटे किसान वहां पर जमे रहे थे। पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए रेलवे विभाग ने, जो रेलवे का पुलिस विभाग है, उसमें जो है 70 किसानों और एक जिलाध्यक्ष के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है और उसमें जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जी जहीर, जो है केस दर्ज किए गए, इसके बाद क्या जिलाध्यक्ष की तरफ से कोई बयान सामने आया? बिल्कुल, देखिए चूंकि मुकदमा कल दर्ज किया गया है, कल से पहले ही किया जा चुका था, पता कल चल पाया है
क्योंकि किसान यूनियन कहीं ना कहीं प्रदर्शन चारों तरफ कर रही है और दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर में चल रहा है साथ और दिल्ली में कई जगह प्रदर्शन चल रहा है किसी कानून के विरोध में। तो इस मुकदमा होने से किसानों में बवाल जरूर आएगा। किसान यूनियन जो है वो इकट्ठा हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है इसमें और बिल्कुल आगे की देखना भी होगा कार्रवाई क्या कुछ होती है और साथ ही जो है भारतीय किसान यूनियन की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बयान आता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जिला कांग्रेस कमेटी बरेली की तरफ से तहसील मीरगंज में किसान चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ यहां पर किसानों को विस्तार से बताया गया। चौपाल में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी पहुंचे। लल्लू ने यहां पर चौपाल को संबोधित करते हुए केंद्र की सरकार पर जमकर निशाना साधा है और आपको बता दें कि यहां पर बोल बीजेपी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती है। केंद्र सरकार अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचा रही है। ये कदम देश के किसानों की कमर तोड़ देगा। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार को भी अजय लल्लू ने यहां पर आड़े हाथों लिया और राज्य की कानून व्यवस्था पर बोलते हुए कहा कि सरकार बनने पर मुख्यमंत्री जी ने यहां पर कहा था कि अपराधी या तो जेल में है या फिर प्रदेश छोड़कर भाग जाएंगे। अगर ऐसा है तो फिर अभी पिछले दिनों उन्नाव, हाथरस और बदायूं में महिलाओं के खिलाफ हुए जघन्य अपराध कौन कर रहा है और सरकार उन पर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रही है। कार्यक्रम में प्रदेश महासचिव ब्रह्मस्वरूप सागर, प्रदेश सचिव, कई कांग्रेस के नेता शामिल हुए। और चलिए बात करेंगे कुशीनगर से। कुशीनगर के इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बेटी और साथ ही मां की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। फंदे से लटकता हुआ मिला महिला का शव, पास में ही बेटी का भी शव पड़ा हुआ था। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे कुशीनगर से पठरवा थाना क्षेत्र के रहसू जनूबी पट्टी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर जो है मां और बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको कुशीनगर से बता रहे हैं। फंदे से लटकता हुआ मिला महिला का शव और साथ ही पास में ही बेटी का शव भी पड़ा था। कुशीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि बेटी और साथ ही मां की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। फंदे से लटकता हुआ मिला महिला का शव और साथ ही पास में ही बेटी का भी शव पड़ा हुआ था। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए सुनील हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, बेटी और साथ ही मां की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला सामने आ रहा है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? जी, पूरा मामला कुशीनगर के पठरवा थाना क्षेत्र के रासू जवनी पट्टी का मामला है, जहां एक कमरे में फंदे से लटकता एक महिला का शव मिला है। उसके बाद बगल में ही एक उसकी बच्ची 1.5 साल की है, उसकी भी शव मिला है, जिसमें बताया जा रहा है कि इसके जो पति है वो बाहर सूरत कपड़ा लेने गए थे और जो इसकी सास थी वो मार्केट में कोई सामान खरीदने गई थी। जो घटना हुआ है घर पे कोई नहीं था, जिसको लेकर सुबह जब इसकी जानकारी हुई तो पुलिस मौके पर पहुंचकर और छानबीन कर रही है। बिल्कुल सुनील, इस पूरे मामले को लेकर जो है पहली जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, पुलिस का क्या कुछ कहना है? ये जब कुशीनगर पुलिस अधीक्षक से जब बात की गई है तो उन्होंने बताया कि अभी मामला जांच यहाँ पे चल रही है, जांच करने के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। जी बिल्कुल, जांच का विषय और जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा आखिरकार पूरा मामला क्या है। शुक्रिया आपका सुनील तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कुशीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर फंदे से लटकता हुआ मिला महिला का शव और साथ ही पास में ही बेटी का भी शव पड़ा हुआ था। प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा महानगर को स्मार्ट सिटी में तब्दील तो कर दिया है, लेकिन महानगर के कुछ हिस्सों में यहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वहीं जब इस मामले में लोकमंच ने जब कमिश्नर अमित कुमार गुप्ता से बातचीत की तो कमिश्नर ने नगर निगम अधिकारियों से सफाई कार्य करवाने का आश्वासन दिया है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आगरा कमिश्नर अमित कुमार गुप्ता जी। हम इनसे बात करते हैं कि आगरा जनपद आगरा के अंदर कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां पर लोग अपनी ज़िंदगी नरक के अंदर बसर कर रहे हैं। उन्होंने आगरा महापौर नवीन जैन जी से भी काफ़ी बार शिकायत की है, क्षेत्रीय पार्षदों से भी शिकायत की है, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। जनता अपना प्रतिनिधि इसलिए चुनती है कि वो अपने क्षेत्रीय पार्षद से अपनी शिकायत करे, अपनी समस्या बता सके, लेकिन जब क्षेत्रीय पार्षद ही जनता की सुनवाई नहीं करेंगे तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए,
इसी मुद्दे को लेकर हम बात करने के लिए मौजूद हैं। आइए हमसे बात करते हैं। सर, जनपद आगरा के अंदर कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर लोग अपनी ज़िंदगी नरक के अंदर बसर कर रहे हैं। सर, ऐसे लोगों को क्षेत्र के पार्षद उनकी सुनवाई नहीं करते हैं, आगरा महापौर भी उनकी तरफ नहीं देखते हैं। सर, ऐसे लोगों के आप क्या करते हैं? देखिए, अभी आपने बताया मुख्य रूप से वार्ड नंबर 16 का बताया है और कुछ विजुअल भी दिखाए हैं जहाँ गंदगी है और सफाई नहीं हुई, ऐसा आपने बताया है। और विजुअल को देखते हुए प्रथम दृष्टया लग रहा है कि वहाँ पर सफाई की अधिक आवश्यकता है। तो अभी हम नगर आयुक्त से वार्ता करके उन्हें कहेंगे कि जैसा कि निर्देश है कि पूरे शहर में नियमित रूप से सफाई हो और इस वार्ड को विशेष रूप से वो दिखवा लेंगे आजकल में और यहाँ सफाई को तुरंत आए। सर, जनता का ये कहना है कि क्षेत्र के उस वार्ड के अंदर मुस्लिम और दलित रहते हैं, इसलिए मुस्लिम और दलित का वोट बीजेपी सरकार को नहीं जाता है, इसलिए बीजेपी सरकार जो है उस वार्ड के अंदर अपना ध्यान आकर्षित नहीं कर रही है। लेकिन नगर निगम की जिम्मेदारी है पूरे क्षेत्र में सफाई व्यवस्था कराना और हम नगर आयुक्त से बात करेंगे कि वार्ड नंबर 16 में। और इस बीच बांदा से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है। तेज रफ्तार के चलते अलग अलग क्षेत्रों में 3 हादसे हुए हैं। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और साथ ही देहात कोतवाली, शहर कोतवाली सहित बबेरू कोतवाली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर अलग अलग क्षेत्रों में 3 सड़क हादसे हुए हैं और 3 लोगों की मौत हो गई है। तो आपको बता दें कि जो है 3 अलग अलग क्षेत्रों में जो है ये सड़क हादसे हुए और साथ ही पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और तेज रफ्तार का कहर लगातार देखा जा रहा है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार के चलते एक बार फिर से जो है सड़क हादसे में यहाँ पर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। लगातार इसके बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और आपको बता दें कि लगातार जो है तेज रफ्तार का कहर देखा जा रहा है, जिसके चलते लगातार इस तरह के हादसे हो रहे हैं। तेज रफ्तार के चलते अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर ये हादसे हुए हैं और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं और सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई है। बांदा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर अलग अलग क्षेत्रों में 3 सड़क हादसे हुए और इन तीनों हादसों में 3 लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आपको बता दें कि लगातार तेज रफ्तार का कहर देखा जा रहा है। बरेली के सेक्रेड हार्ट्स स्कूल में अचानक आग लगने से दहशत का माहौल बन गया था। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के सुधर्म कांटी के पास की है, जहां पर करीब 9 बजे स्कूल में खड़ी बसों में आग लग गई और धीरे धीरे कर आग ने विकराल रूप ले लिया था। इसके बाद स्कूल की बिल्डिंग को भी अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंचकर कई थानों की पुलिस और साथ ही सिविल डिफेंस, स्थानीय लोग और साथ ही फायर विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी इसका कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। ये सेक्रेड हार्ट स्कूल है, इसमें 2 बसों में आग लगी सबसे पहले, उसके बाद और भी चारों तरफ फैली। तत्काल फायर सर्विस से इसको कंट्रोल कर लिया गया है। इसकी जांच के इससे आग लगने के कारणों की जांच कराई जा रही है। ये 2 गाड़ियां फायर सर्विस की लगी हैं, जिससे आग बुझा लिया गया है और आग पर पूरा हर ढंग से जो है इसको बुझाने का उसके लिए भी जो है सारा व्यवस्था बना दी गई है, इसलिए सारी आग बुझ चुकी है। अब इसके साथ साथ इसके आग लगने के कारणों की जांच कराई जा रही है फायर सर्विस से और हमारी जो है सीओ साहब से, दोनों लोगों कहा कि इसकी पूरी गहनता से जांच कर लें। ये सेक्रेड हार्ट स्कूल है, इसमें 2 बसों में आग लगी सबसे पहले, उसके और खबर गाजीपुर से है, जहां पर भावरकुल थाना क्षेत्र की गांव सलारपुर में पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्रकाश सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और साथ ही घटना के संबंध में यहां पर परिजनों से जानकारी ली। इस दौरान पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्रकाश सिंह ने यहां पर बताया कि लड़की के परिजनों ने आरोप लगाया है कि बीते दिनों से दोनों का आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था। जनपद गाजीपुर के थाना भावरकुल अंतर्गत सलारपुर गांव में ये आज एक पति ने अपने पति की, भरत नाम है, गौड़ है, गला दबा करके हत्या कर दी गई। इसमें लड़की के माँ बाप ने
परिजनों ने तहरीर दी है और हत्या का अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। शादी के 12 वर्ष हो गए थे और अक्सर पत्नी के साथ मारपीट की शिकायत परिजनों ने की है। इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जनपद गाजीपुर के संपत्ति विवाद में पिता ने की अपने ही बेटे की हत्या। माता पिता ने यहां पर पीट कर जो है हत्या की है, हथौड़े से वार कर हत्या की गई है। आपको बता दें कि हलीम के रूप में यहां पर हुए हैं मृतक की पहचान और साथ ही आपको बता दें कि मृतक का शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। माता पिता और साथ ही भाई पर जो है हत्या का आरोप लगा है। मौके पर पहुंचकर जो है एसीपी, साथ में यहां पर एडीसीपी प्राची सिंह भी मौजूद रही और साथ ही हसनगंज थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। इसमें जो मृतक हैं इनका नाम है मोहम्मद हलीम उर्फ अप्पे, उम्र लगभग इनकी 48 ईयर्स है। जो तहरीर हमारे पास आई है वो इनकी पत्नी ने दिया है जिनका नाम रहनुमा है। इन्होंने ये बताया है कि सुबह लगभग 10 बजे इनके जो ससुर हैं, जो कि इनके सौतेले ससुर हैं, जिनका नाम है नसीर उर्फ कल्लू, ये अपने किसी पैसे की लेन देन का मामला था इनका 4-5 लाख का इनके पति के साथ जो मृतक हैं, तो उसके लिए आए थे। जब इनके पति ने मना किया कि अभी मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, तो इन्होंने जो है अपने और लोगों को बुला लिया, जिसमें से शाहिदा हैं जो कि इनकी सौतेली सास हैं कंप्लेनेंट की, और जो फरहान है जो कि भाई हैं इनके, और खुशबू जो कि बहन है, सब सौतेले हैं। ये सब आए, ये लोग मिलजुल के इनको मारने पीटने लगे। हमीरपुर जिले में बेसिक शिक्षा विभाग के एक रिश्वतखोर वित्त लेखा अधिकारी का रिश्वत लेते हुए भंडाफोड़ हुआ है। बताया जा रहा है कि सेवानिवृत्त अध्यापक से ग्रेजुएटी निकालने के नाम पर जो है अधिकारी 25,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था, जिसको लेकर शिकायत के आधार पर ही विजिलेंस की टीम ने लेखाधिकारी को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से रंगे हाथों 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। हमारे ससुर साहब हैं जगदीश शरण, उनकी ग्रेजुएटी बाकी थी, प्राथमिक विद्यालय मंगलौर में सहायक अध्यापक रहे हैं। तो मैं 1.5 साल से इनके पीछे घूम रहा था कि सर मेरा निकाल दीजिए। इन्होंने 50,000 की मांग की थी, तो हमने कहा सर ज़्यादा होता, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है 25,000 पहले दे देना, 10-15,000 बाद में दे देना। हमने कहा ठीक है सर। और उसी क्रम में मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं हमारे यूटा के शिवराज जी सिगरवार और प्रदेश संयोजक विक्रांत पटेरिया से मैंने शिकायत की, बताया, तो उन्होंने मुझे विजिलेंस के पास भेजा लखनऊ। मैं जब आया तो मैं इनके ऑफिस गया और मैंने इनको पैसे दिए, तो 25,000 रिश्वत लेते हुए आज ये रंगोहान गिरफ्तार हुए। दीपक चंद नाम है इनका, वित्तीय लेखाधिकारी। दीपक चंद लेखाधिकारी, उन्होंने 25,000 रुपये की मांग। प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम ने विश्व के 100 उभरते नेताओं की सूची जारी की है, जिसमें दलित समुदाय के उभरते नेता चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण का भी नाम शामिल है। चंद्रशेखर दलित समुदाय के हक की लड़ाई लड़ते हैं, वो काफी आक्रामक भी हैं। आइए आपको बताते हैं दलितों की आवाज बनने वाले चंद्रशेखर की कहानी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी अगर कहीं कोई अत्याचार होता है किसी मजलूम पे, आपको भीम आर्मी के बाद सुनाई देती है नहीं देती है? हाथ उठा के बताओ। क्या भीम आर्मी के लोग जवाब देते हैं नहीं देते हैं? चंद्रशेखर उर्फ रावण दलित युवा नेता, जो राम की नहीं रावण की बात करता है, जो देश के 24% आबादी के हक की बात करता है, जिसकी आस्था बाबा भीमराव अंबेडकर और संविधान में है, जो दलितों की आवाज है, जिसने दलितों के हक की लड़ाई संसद से निकालकर सड़क पर ला दिया है। चंद्रशेखर दलित समाज का नया चेहरा है। वो राजनीति नहीं, दलितों के हक की बात करता है, जिसका कद उसकी उम्र से बहुत बड़ा हो चुका है। 5 अगस्त 2020 में चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने ट्वीट करते हुए ऐलान किया था, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी बहुजनों को देश का शासक बनाने का संकल्प करती है। हम मान्यवर साहब की जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के मिशन को साकार करेंगे। जिस चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को टाइम मैगजीन ने उभरते प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया है, उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत करीब 6 साल पहले ही हुई। 2014 में भीम आर्मी के साथ हुई थी। यहीं से शुरू हुआ था चंद्रशेखर का राजनीतिक सफर,
ये अलग बात है कि तब चंद्रशेखर और उनकी भीम आर्मी सियासत की चौखट पर नहीं बल्कि दूरदराज गांव में दलितों के उत्थान के लिए काम करते थे। दलित बच्चों की शिक्षा और दलित लड़कियों के विवाह में सहयोग करते थे। चंद्रशेखर को राजनीति की दुनिया में 5 मई 2017 से पहले शायद ही कोई जानता था, लेकिन 5 मई 2017 में सहारनपुर के सबीरपुर गांव में दलितों और ठाकुरों के बीच हुए संघर्ष के बाद ही चंद्रशेखर पहली बार एक दलित युवा चेहरे के तौर पर सामने आए। तब पहली बार चंद्रशेखर ने प्रशासन के खिलाफ जंतर मंतर पर हुंकार भरी थी और दलित युवकों पर हुए मुकदमे को वापस लेने की मांग करते हुए आत्मसमर्पण की शर्त रखी थी। चंद्रशेखर को सबीरपुर घटना में जेल भी हुई, लेकिन इस घटना ने चंद्रशेखर को दलितों का नेता बना दिया। चंद्रशेखर तब तक दलितों के हक की आवाज बुलंद करने वाले पोस्टर बॉय बन चुके थे। चंद्रशेखर बदलते समय में सियासत की दुनिया के वो मोहरा हैं जो बहुजनों की हिमायती बहुजन समाजवादी पार्टी के विकल्प हैं। यही वजह है कि मायावती चंद्रशेखर के कभी दलित नेता के तौर पर स्वीकार नहीं करती और दूसरी पार्टियां बसपा के तौर के रूप में चंद्रशेखर को बढ़ावा और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।